वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले टू मार्क्स के सभी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। और इस वीडियो में हम 2 अंक वाले प्रश्न देखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे और क्या होता है जब होगा, कैसे प्राप्त करेंगे, अभिक्रिया को पूरा करना और अभिविभेद करना। इस तरह के सभी क्वेश्चन जो 2 नंबर में यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में सोल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। देखिए, तनुता जब हम बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाने का अर्थ होता है जल मिला देना। और जब हम जल मिला देंगे तो क्या होगा, प्रति आयतन विलयन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। प्रति आयतन विलयन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। और जब आयनों की संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है, चालकता कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए तनुता बढ़ाने पर चालकता कम हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.20 mkcl विलयन की चालकता 0.248 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो मोलर चालकता यहां पर हमें निकालनी है। मोलर चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लैम्डा m से, और ये इक्वल होता है कप्पा गुना 1000 बटे m के। यहाँ कप्पा क्या होती है, चालकता। तो चालकता को कप्पा कहते हैं। और चालकता कितनी दी हुई है, यहाँ पर 0.248 ये चालकता दी हुई है। और मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ 1000 अपॉन m होता है मोलरिटी यानी मोलरता। तो मोलर चालकता यहाँ पर हमें कितनी दी हुई, मोलरता कितनी दी हुई है, मोलरता यहाँ हमें दी हुई है 0.20। तो 0.20 हमें मोलरता दी हुई है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे। पॉइंट से यदि पॉइंट हटाना हो तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे, और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 40 हो जाएगा। और यूनिट रहेगी इसकी सीमेंस पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां पर होगा, ये आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसमें N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है जो 30 मिनट के पश्चात इतनी शेष रह जाती है। तो 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और यहाँ पर हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो प्रथम कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक होता है तो वो होता है, फॉर्मूला है k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। यहाँ a क्या है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। तो a हमें दे दी है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और वो कितनी दी है 1.24 और 10 की पावर -2 मोल पर लीटर।
ये दी हुई है। और a माइनस एक्स क्या है यहाँ पर, a माइनस एक्स है t समय पश्चात शेष सांद्रता, अभिकारक की शेष सांद्रता है ये। तो शेष सांद्रता कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 0.20 और 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। 30 मिनट यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लेंगे। तो k बराबर 2.303 अपॉन 30 log a की वैल्यू लिखेंगे 1.24 10 की पावर -2 अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू लिखेंगे 0.20 10 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे। यदि हम इससे इसे काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 6.2 और ये कैंसिल हो गया। तो इक्वल लिख सकते हैं हम 2.303 अपॉन 30 log 6.2। तो देखिए यहाँ पर हमें log 2.6 की वैल्यू दी हुई है, वो यहाँ पर रख लेंगे। तो 2.303 और जो log 6.2 है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर है, इसमें मल्टीप्लाई है इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.7924 और अपॉन में कितना है 30। तो यहां से इसे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.60608 पर मिनट। तो पर मिनट में होगा क्योंकि मिनट नीचे थी, तो ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। तो देखिए द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुक या द्विदंतुर लिगेंड वे होते हैं जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं। जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं वे द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण भी कहा इसने, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो उदाहरण क्या है, ये उदाहरण है इसका, ये है एथेन, इसका नाम है एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, तो ये एक द्विदंतुर लिगेंड है क्योंकि यहां पर दो दाता परमाणु हैं। एक तो देखिए ये रहा N और एक ये रहा। तो ये जो द्विदंतुर लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उप सह संयोजक बंध बनाते हैं। तो द्विदंतुर लिगेंड क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो उप सह संयोजक बंध बनाते हैं। तो ये दो उप सह संयोजक बंध बनाते हैं और इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है द्विदंतुर लिगेंड। दूसरा पूछा है उभयदंतुर लिगेंड क्या है। उभयदंतुर लिगेंड, उभयदंतुर लिगेंड क्या होता है, ये वे लिगेंड होते हैं जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक परमाणु ही उप सह संयोजक बंध बनाता है। केवल एक समय पर केवल एक उप सह संयोजक पर एक परमाणु ही उप सह संयोजक बंध बनाता है, दोनों नहीं बनाते, केवल एक बनाता है एक समय पर।
एग्जाम्पल है इसका, जैसे CN, तो CN में C भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है और N भी बना सकता है। ठीक है, जब C बनाता है तब इसे बोलते हैं साइनाइड, और जब N उपसहसंयोजक बंध बनाता है तब कहते हैं इसे आइसोसाइनाइड। ऐसी एक एग्जाम्पल है SCN, ये भी एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल होता है इसका NO2 तो यहाँ N भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है और O भी उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। तो ये जो उदाहरण है ये उभयतंतुर लिगेंड है। फोर्थ क्वेश्चन है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनकी स्ट्रक्चर में हमें अंतर बताना है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। देखिए डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है CHO, दोनों का ही जो अणु सूत्र है वो होता है C6H12O6, दोनों का ही अणु सूत्र C6H12O6 होता है, यानी इसमें 6 कार्बन है। तो देखिए एक कार्बन हमारा ये आ गया, ये दूसरी कार्बन आ गई, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये छठी कार्बन है यहां पर। तो ये यहां पर छठी कार्बन, थोड़ा सा इसको यहां से इसको हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा इसको। CHO 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो जो छठी कार्बन होगी वो एक CH2OH होगी, और यहाँ पांचवी कार्बन पर एक OH राइट साइड में होगा, दाईं तरफ होगा, और H बाईं तरफ, फिर OH दाईं तरफ, H बाईं तरफ, और फिर यहाँ H बाईं तरफ होगा और OH दाईं तरफ होगा, और फिर जो दूसरी कार्बन है इस पर OH दाईं तरफ होगा और H बाईं तरफ होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तो इस तरह की होती है। और डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखें अगर, इसमें भी इसका अणुसूत्र भी C6H12O6 होगा, इसमें भी 6 ही कार्बन होंगे। तो जो पहली कार्बन है वो CH2OH है, फिर दूसरी पर एक C डबल बॉन्ड O है, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी कार्बन पर भी एक CH2OH है, और पांचवी कार्बन पर एक OH दाईं तरफ होगा और H बाईं तरफ, फिर यहाँ OH, H, H, OH। तो ये होता है हमारा डी फ्रक्टोज। तो ये डी फ्रक्टोज। यहां पर डी का मतलब एक विन्यास से है, जब नीचे से जो ये कार्बन है इस पर जब ये OH उसी साइड में हो जिस साइड पर इस वाली कार्बन पर OH है, तो ये दोनों OH जब एक ही साइड में होती हैं तब यहाँ डी विन्यास होता है, और उसी के लिए यहाँ पे ये डी लिखा गया है। तो सेम ऐसा ही हम यहाँ भी देख रहे हैं कि पांचवी और छठी कार्बन पर जो OH है वो सेम साइड में है, एक ही साइड में है, इसलिए इसमें भी डी आया है। अगर ये अपोजिट साइड में होता है ये OH तब इसमें L आएगा, L कॉन्फ़िगरेशन यानी L विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिप्रासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिप्रासरण, और ये सभी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए अच्छी तरह ध्यान दें। प्रतिप्रासरण, तो प्रतिप्रासरण को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रासरण को समझते हैं क्या है। तो देखिए ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई हुई है, अर्ध
पारगम्य झिल्ली। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई हुई है। और इस तरफ हमने लिया है तनु विलयन। यहां क्या लिया है हमने? तनु विलयन। और दूसरी साइड में हमने लिया है सांद्र विलयन। इधर लिया है हमने सांद्र विलयन। तो होता क्या है कि जो तनु विलयन है, इससे विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं। तो इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। तो ये क्रिया जो हो रही है, ये क्रिया क्या है? परासरण। तो परासरण क्या हुआ? तनु विलयन से विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के जाना, ये परासरण होता है। अब प्रतिपरासरण क्या है? अब यदि हम यहां सांद्र विलयन की ओर से, यहां से एक इतना दाब लगाएं, यहां से क्या लगाएं? एक दाब लगाएं, है ना? कितना दाब लगाएं कि सांद्र विलयन से जो विलायक के अणु हैं वे तनु विलयन में जाना प्रारंभ कर दें। ऐसे उल्टा परासरण हो जाए। नहीं, यदि हम यहां सांद्र विलयन से इतना दाब लगाएं कि जो विलायक के अणु हैं ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के सांद्र विलयन से तनु विलयन में जाना शुरू कर दें, तो इस क्रिया को कहेंगे प्रतिपरासरण। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिपरासरण, है ना? इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका उदाहरण पूछा है, तो इसका उदाहरण होता है आरओ। आरओ जो पानी को हम शुद्ध करके पीते हैं जिस मशीन से, वो आरओ होता है। और आरओ की फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस ही होती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में भी, यानी आरओ में भी सांद्र विलयन पर दाब लगा करके विलायक के अणुओं को तनु विलयन में भेजा जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। तो देखिए बेंजल्डिहाइड ये होता है बेंजीन रिंग और उस पर एक CHO ग्रुप, ये बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, तो हम इसका जब नाइट्रीकरण करते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है, यानी मेटा स्थिति, ये मेटा स्थिति होती है। देखिए यहाँ CHO जुड़ा है तो ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा। ऐसे इधर से देखें, अगर लेफ्ट से यहाँ CHO ग्रुप जुड़ा है तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो यहाँ मेटा पर क्या आ जाएगा? एक NO2 ग्रुप आ जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो ये क्रिया क्या हुई? ये नाइट्रीकरण। ये क्रिया क्या हुई? नाइट्रीकरण। और हमारे से पूछा है कि नाइट्रीकरण में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 1+। ये तो उसका सूत्र हुआ। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक डाइसैकराइड का नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। डाइसैकराइड, डाइसैकराइड में होते हैं, डाइसैकराइड उसे कहते हैं जो जल अपघटन पर दो मोनोसैकराइड, जल अपघटन पर दो मोनोसैकराइड देते हैं। जो जल अपघटन पर दो मोनोसैकराइड देंगे वो कहलाते हैं हमारे डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज। इसका एग्जाम्पल होता है सुक्रोज और इसका सूत्र होता है C12H22O11। तो ये एक डाइसैकराइड है, ठीक है। तो डाइसैकराइड कैसा है देख लेते हैं। यदि हम इसका जल अपघटन करें, ये अम्लीय जल ले लिया तो ये बनाता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज प्लस C6H12O6
ये होता है फ्रक्टोज। तो देखिए यहां पर ये हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या है, मोनोसैकराइड। ये दोनों ही क्या है, मोनोसैकराइड। तो दो मोनोसैकराइड यूनिट हमें मिल रही है, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की। तो इसलिए यहां पर सुक्रोज क्या हुआ है, डाइसैकराइड। तो ये क्या हुआ यहां पर, एक डाइसैकराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, उपसह संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसह संयोजन यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक, यहाँ क्या भी हो सकता है। तो इन दोनों यौगिकों में हमें अंतर बताना है। देखिए उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं, एक तो इनका पूर्ण वियोजन नहीं होता, पूर्ण वियोजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो द्विक लवण होते हैं, इनका पूर्ण वियोजन होता है, पूर्ण वियोजन होता है, ठीक है। पूर्ण वियोजन से मतलब होता है कि आप द्विक लवण के जितने अणु लेंगे वो सब के सब अपने आयनों में टूट जाएंगे। लेकिन पूर्ण वियोजन, पूर्ण अपूर्ण वियोजन, अगर हम इसे अपूर्ण वियोजन कहें तो अपूर्ण वियोजन का अर्थ होगा कि हम जितने अणु उपसह संयोजक यौगिक के लेंगे तो सभी अपने आयनों में नहीं टूटते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, Cu NH3 की 4SO4, नाम है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ये इसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। अब अगर इसको जल में घोल दिया जाए तो ये हमें कौन कौन से आयन देगा, ये देगा हमें CuNH3 की 4 2+ और प्लस SO4 2-। तो देखिए यहां पर इसका पूरा वियोजन नहीं हुआ, यानी कॉपर यहां से अलग नहीं हुआ है ना, अमोनिया और कॉपर अलग अलग नहीं हुए, ये पूरा एक आयन हमें मिला, और इस आयन को बोलते हैं हम संकर आयन। इस आयन को क्या बोलते हैं, संकर आयन, ठीक है। तो यानी जो उपसह संयोजक यौगिक होंगे वो जल में वियोजित होकर के संकर आयन देंगे, है ना, और उनका पूरा वियोजन नहीं होगा। लेकिन जो द्विक लवण है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं फिटकरी। तो फिटकरी जो होता है वो एक द्विक लवण है, और इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। और इसको जब जल में घोलेंगे तो देखिए एक लवण इसमें ये है पोटेशियम सल्फेट, और एक लवण इसमें ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये दोनों ही अपने आयनों में टूटेंगे। यानी जो पोटेशियम सल्फेट है वो कौन कौन सा आयन देगा हमें, 2K1+ SO4 2- प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट हमें कौन कौन सा आयन देगा, 2Al3+ और प्लस 3SO4 2- और 24H2O यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अंतर हमें समझ में आ रहा है कि जो संकर यौगिक होंगे या उपसह संयोजक यौगिक होंगे वो तो क्या देंगे, हमें संकर आयन देंगे जल में घोलने पर। लेकिन जो द्विक लवण होंगे वो हमें संकर आयन नहीं देंगे। देखो यहां पर कहीं पर भी हमें संकर आयन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये दोनों में अंतर है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र लिखिए। अर्धायु काल का सूत्र पूछा है, अर्ध आयु काल। अर्धायु काल को T½ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अर्धायु काल क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारक पदार्थ आधा विघटित हो जाता है
ठीक है, अर्धायु काल कहलाता है। तो अर्धायु काल क्या हो, ये वो समय होता है जिसमें अभिकारक पदार्थ आधा विघटित हो जाता है और आधा शेष रह जाता है। तो देखिए, एक प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण हमने पढ़ी थी, a बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण है, ये हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, तो यहां पर a क्या है, a है यहां पर अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है, यह है t समय पर शेष सांद्रता। ठीक है, और x क्या है यहां पर, x है यहां t समय में विघटित मात्रा। तो अर्धायु काल क्या है, अभिकारक की वह मात्रा, अर्धायु काल क्या है, वह समय है जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा विघटित हो जाती है। तो यानी जब a का मान क्या हो, जब x का मान क्या हो, a/2 हो, तो t इक्वल हो जाएगा t½ यानी जब विघटित मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी होगी तब t क्या होगा, t½ होगा, यानी अर्धायु काल होगा इस परिभाषा के अनुसार। तो ये दोनों वैल्यू, ये दोनों मान हम इस समीकरण में रख लेते हैं। तो k बराबर 2.303 अपॉन t½ log a अपॉन a माइनस a/2। ठीक है, यहाँ बेस क्या है 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन t½ तो एक a में से आधा a गया तो कितना बचा, आधा a, तो a से a कट गया, 2 पर चला गया, तो ये क्या बन गया, log 10 2। तो 2.303 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन t½ तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आ जाएगा और अपॉन में t½ तो k इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन t½ तो यही अर्धायु काल का सूत्र है। तो इसे अर्धायु काल के सूत्र में बदलना हो तो ऐसे लिख लो, t½ बराबर 0.693/k। तो यह अर्धायु काल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, K4 Fe-CN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या किसी परमाणु पर काल्पनिक या वास्तविक आवेशों की संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, परमाणु पर काल्पनिक या वास्तविक आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। तो काल्पनिक या वास्तविक आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो यहां हमें Fe पर कितना आवेश है वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, इस K4 Fe-CN6 में इसमें जितने भी परमाणु हैं उन सब परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होगा, क्योंकि देखिए इस पूरे अणु पर कोई भी आवेश नहीं है। तो इसलिए यहां पर इन सब पर जितना आवेश है उन सब का योग क्या होगा, 0। तो देखिए यानी 4 गुणा K की ऑक्सीकरण संख्या जमा Fe की ऑक्सीकरण संख्या, शॉर्ट में लिख लेता हूं ON ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 6 गुणा Cn की ऑक्सीकरण संख्या, और इन सब का योग क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि पूरे अणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखिए यहां पर K की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। तो क्यों होती है +1, क्योंकि पोटेशियम होता है 19 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 1 और इसकी प्रवृत्ति है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, तो इसलिए इसकी +1 होती है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या तुम्हें निकालनी है तो इसलिए इसको x मान लेंगे, और 6 गुणा
Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे KCN है, तो KCN को जब हम जल में घोलते हैं तो क्या देता है, K प्लस CN-। ठीक है ना, तो Cn के ऊपर -1 होता है, इसलिए Cn की -1 होती है, और इन सब का योग 0। तो 4 की गुणा कर लीजिए, 4 आ गया प्लस x आ गया और ये -6 हो गया, और इन सब का योग 0। तो x बराबर कितना बचेगा, प्लस का 2। तो यहां पर Fp की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। ठीक है, समझ में आया होगा। और अगला इसमें पूछा है क्वेश्चन, समन्वय संख्या क्या है। तो देखिए समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये देखिए ये तो होता है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो देख रहे हैं आप Fe, और जो ये राउंड ब्रैकेट में लिखा है ये होता है लिगेंड। तो लिगेंड ने कितने उप सह संयोजक बंध बनाए हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड ने कितने उप सह संयोजक बंध बनाए हैं, उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। तो यानी समन्वय संख्या क्या हुई, समन्वय संख्या हुई उप सह संयोजक बंधों की संख्या। ठीक है, तो लिगेंड जितने उप सह संयोजक बंध बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहां लिगेंड कितने देख रहे हैं हम, 6 लिगेंड देख रहे हैं, तो 6 ही उप सह संयोजक बंध बनाए होंगे, क्योंकि Cn क्या है, एक दंतुर लिगेंड है ना, तो एक Cn एक ही उप सह संयोजक बंध बना सकता है, तो 6 कितने बनाएंगे, 6 उप सह संयोजक बंध बनाएंगे, तो इसलिए उसकी उप सह संयोजक संख्या 6 है। तो आज वीडियो में इतना ही, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8, NiCN4 2- में Ni पर संकरण समझाइए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, आर्गन 3d6 3d8 बनेगा 4s2। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो हमारे आर्गन में हो गए, 8 यहाँ पर 3d में हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s में हो गए। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो देखिए जो Cn होता है इस पर -1 होता है, और 4 Cn है, तो 4 Cn पर कितना होगा, टोटल 4 माइनस होगा। ठीक है, तो बाहर हमें क्या बचाना है, 2 माइनस, तो इसलिए Ni पर कितना होना चाहिए, +2। तो Ni पर +2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए हैं, त्याग किए हैं, तो वे 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से 4s के किए हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा Ni2+ का, Ar3d8 4s0 और 4p भी यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले कुंड के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और फिर यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इनको पेयर्ड करेंगे। तो देखिए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 4s में एक ही ऑर्बिटल होता है, और 4p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ ये जो Cn है वे 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु निकिल को 4 ऑर्बिटल अपने वैकेंट करके देने होंगे, और उनका संकरण भी करके देना होगा। अब 4 ऑर्बिटल यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं, 4s और 3p के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं लिगेंड Cn, और Cn लिगेंड जो होता है वो क्या है, एक प्रबल लिगेंड। Cn लिगेंड क्या है, एक प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड क्या करता है, वो
इलेक्ट्रॉनों का पश युग्मन करता है, वो इलेक्ट्रॉनों की बैकवर्ड पेयरिंग करता है, पश युग्मन करता है। तो यानी इस CN लिगेंड के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके पीछे इस कक्षक में चला जाएगा और उससे क्या होगा, जो हमारा 3D है इसका एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और ये हमारा 4s और ये हमारा क्या आएगा 4p। अब देखिए 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए क्या, तो एक ऑर्बिटल तो ये जाएगा यहां से संकरण में और एक जाएगा s और 2 जाएंगे p के। तो ये इतने ऑर्बिटल हो गए हमारे 4। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये 4 ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे। संकरण का मतलब है कि भिन्न ऊर्जा के कक्षकों को मिलाकर के समान ऊर्जा के कक्षक बनाना। तो जब ये 4 भिन्न ऊर्जा के कक्षक भाग लेंगे तो समान ऊर्जा के 4 कक्षक ही बनेंगे। और क्योंकि यहाँ पर एक D भाग ले रहा है, एक S भाग ले रहा है और 2 P भाग ले रहे हैं, तो इसलिए संकरण का जो प्रकार बनेगा वो DsP2 बनेगा। ठीक है, तो ये समान ऊर्जा के 4 DsP2 संकृत कक्षक बनेंगे। तो यहां पर पूछा था कि निकिल पर कौन सा संकरण है, तो निकिल पर कौन सा संकरण है, तो निकिल पर DsP2 संकरण है। ठीक है, तो DsP2 संकरण है।